आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का कीर्तमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आपकी एक बहुप्रतीक्षित मांग थी कि सर पूरे यूट्यूब पे तो हर आदमी लाइव प्रैक्टिस करा रहा है, एमसीक्यूज करा रहा है, पीवाईक्यूज करा रहा है, लेकिन शायद ही कोई टीचर ऐसा हो जो आपके लिए पूरे इतिहास की कॉन्सेप्ट वाली क्लास करा रहा हो। भाई लाइव प्रैक्टिस तो मैं ही करा रहा हूं, मैं भी करवा ही रहा हूं, तो चलिए आपकी वो मांग भी पूरी कर देते हैं। खुश हो जाइए इसी बात पर एक बार सभी लोग सेशन को लाइक और अपने सभी दोस्तों तक जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए शुरू कर रहे हैं संपूर्ण इतिहास। सिलेक्शन का आधार एनसीईआरटी सार ओल्ड एंड न्यू। मेरे साथियों, मेरे कहने का मतलब आज मेरा ये पहला लेक्चर होगा और जिसमें मेरे एक स्टेटमेंट को याद रखना, बार बार मैं कहता हूं कि नजर को बदलिए नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे, कश्ती बदलने की आवश्यकता नहीं, दिशा को बदलिए किनारे बदल जाएंगे। मेरे दोस्त, मेरी लाइन याद रखना, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। तो मैं आपको बताऊं कि जो इतिहास की कॉन्सेप्ट वाली क्लास है, जिसमें एक एक चीज हमको समझाना, हम आपको समझाने वाले। लेकिन एक बात बता दें, शुरुआत हमने अपने नोट्स या बड़े हाई स्टैंडर्ड लेवल की किताब से नहीं किया है। शुरुआत हमने किया आपको एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेके 12 तक की पुरानी वाली एनसीईआरटी, नई वाली एनसीईआरटी, दोनों के जितने इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, चाहे आप टीजीटी दें, पीजीटी दें, असिस्टेंट प्रोफेसर दें, चाहे यूजीसी नेट का एग्जाम दें, कम से कम आपको एनसीईआरटी में क्या कुछ लिखा वो जानना जरूरी होगा और एक कहानी के माध्यम से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर ये सीरीज जबरदस्त तरीके से आप लोगों ने पॉपुलर की, आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो फिर हम आपको अपने लेवल का जो नोट्स हमने बना के रखा है एक क्लास और दे देंगे। और हाँ, जो आपकी प्रैक्टिस की क्लासेज हैं, चाहे वो शाम 7 बजे की हो, 8:15 की हो, 10:15 की हो, सारी अपनी जगह चलती रहेंगी। मेरे साथियों, मेरा ये मानना है, बट 1.5-2 मिनट आज मैं एक दिन सिर्फ बोलूंगा, बाकी क्लास में सिर्फ सीधे आपकी क्लास शुरू होगी। क्योंकि मेरा मानना है कि जब पढ़ने आप बैठें किताबों के साथ कॉन्सेप्ट, तो आपका एकाग्रता भंग नहीं होनी चाहिए। इस नाते इतिहास की क्लास जो होगी हमेशा वो वीडियो जाएगी रिकॉर्ड फॉर्म में। क्यों? ताकि कमेंट इधर उधर की चीजें से आपकी एकाग्रता ना टूटे। ये मेरा पवित्र विचार है आपके प्रति। आप भी कमेंट करके बताइए, वरना हम तो लाइव भी आ सकते जब हमें रिकॉर्ड ही करना है तो। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जो क्लास जाएगी तो वो कम समय में ज्यादा चीजें एकाग्रता से आप समझ पाएंगे। जैसे आप लाइव में जबरदस्त संख्या आपकी रहती है, उसी तरह इसे भी सपोर्ट करिएगा और इसका फायदा आपको होगा। तो ये क्लास डेली आपकी जो होगी रिकॉर्डेड फॉर्म में जाएगी माय डियर, और इसके बाद आप आराम से करना, फिर लाइव प्रैक्टिस जैसे करा रहे हैं हम वैसे करते रहेंगे। तो इसी बात पर एक बार आप लोग एनसीईआरटी नई प्लस पुरानी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर सब लोग इस क्लास के स्वागत के लिए हैं तैयार, तो एक बार वाई टाइप कर दीजिएगा, हमारा उत्साह भी बढ़ता रहेगा कि चलिए हम शुरू करेंगे आज के सेशन को। मेरे साथियों, सब कुछ बेसिक से जीरो से लेके हम लास्ट तक आपकी एक एक चीज पर कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करिए। और मैं आपको बता दूं कि आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी, आपकी क्लास भी जारी। और इतना ही नहीं, एनसीईआरटी भले हमने लिया, लेकिन जहां जितनी जरूरत होगी एक से बढ़कर एक शानदार ट्रिक भी आपको करवाएंगे। कहां पर? हमेशा मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट को ज्यादा महत्व देना है, लेकिन जो भूलने की चीजें हो वहां पर ट्रिक या न्यूमोनिक्स बना लेना उचित रहेगा। वो कैसे आप बनाओगे, जहां आवश्यकता होगी हम बताएंगे। अभी आज के सेशन के लास्ट में ही आपको कई सारे शानदार ट्रिक हम आपको बता के जाएंगे। अब डेली की क्लास में आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी रहेगा। तो मेरे दोस्त, शुरू करें। शुरू करने से पहले 1 मिनट हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो हम शुरू कर रहे हैं आपका, तो हमने कहा कि क्या हम शुरू कर रहे हैं आपके लिए एनसीईआरटी। क्या मेरे भाई? तो एनसीईआरटी एनसीईआरटी का जो सारांश है, सारांश का मतलब जितनी आपके काम की चीजें वो आनी है। और ये जो एनसीईआरटी आपकी आनी है, ये जो हम आपकी क्लास ले रहे हैं क्लास 6 से लेके 12 तक की पूरी जो एनसीईआरटी है, कौन वाली? नई और पुरानी। तो जितनी भी आपकी न्यू एनसीईआरटी है और जो आपकी ओल्ड है, और ये बताते हुए कि इसमें चाहे वो इंडियन हिस्ट्री हो, चाहे आपकी इंडियन हिस्ट्री या वर्ल्ड हिस्ट्री, जो आपकी इंडियन हिस्ट्री है और जो आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री है एनसीईआरटी में, वो हम दोनों यहाँ पे कवर करने वाले हैं। इसीलिए लिखा है संपूर्ण इतिहास। एक बार आप पढ़ लोगे तो सब चीजें आपकी बहुत अच्छे से हो जाएंगी तैयार। अब आपको याद होगा कि ये जो एनसीईआरटी है, इसकी प्रैक्टिस हमने जबरदस्त तरीके से आपको करवा रखी है, फिर से करा देंगे। तो अब आपका क्या हो गया?
एनसीईआरटी की बुक की आपको क्लास मिल गई, एनसीईआरटी बुक की हमने प्रैक्टिस करा दी। तो एनसीईआरटी के लिए अब आपको कुछ नहीं करना, कहीं नहीं करना है, कभी नहीं करना है, बस जब भी आवश्यकता होगी तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। लेकिन मेरी एक बात सुनना, जैसे ये क्लास है, हो सकता है एक बार में सारी चीज़ें क्लियर ना हो तो दोबारा भी आप देखिएगा। तो मैं कहूँगा कि जो आपकी क्लासेज होंगी एक बेहतर रणनीति से सफलता पा सकते हो तो कम से कम 3 से 4 बार आपको तैयार करना होगा। और इसके बाद जो प्रैक्टिस है, अगर आपने प्रैक्टिस ना भी क्लास करी 3 से 4 बार तो 2 बार तो मस्ट है। और प्रैक्टिस अगर 3 से 4 बार आपने कर रखी है तो आप सिलेक्शन छोड़िए, आप टॉपर होंगे। यह एक सच है, यह एक सच है। तो डियर स्टूडेंट, आप इतनी बातों को ध्यान रखिएगा। एक बात और बता दें कि अब ये जो एनसीईआरटी आपकी चलने वाली है, इसमें आपका जो इतिहास होगा, बस जल्दी हम शुरू करेंगे और लेक्चर भी बहुत बड़े नहीं होंगे, बस आराम से रहेंगे। मतलब 30 मिनट से लेकर के 45-50 मिनट के आसपास तक के आप आराम से समझ पाओ इतिहास में। अब हम इस इतिहास जब हम लिख रहे हैं तो कौन कौन से इतिहास इसमें कवर करेंगे, आपका पूरा का पूरा प्राचीन इतिहास कवर करेंगे। और जो मेडवल आपका है मध्यकाल होगा, मध्यकाल भी आपका कवर किया जाएगा। साथ ही साथ माय डियर, आपका जो आधुनिक भारत का इतिहास मेरे दोस्त, तो आधुनिक भारत और विश्व इतिहास के सवाल जब भी हम किसी सेट में कराते हैं तो आप परेशान हो उठते हैं। परेशान मत होइए, अब वो परेशानी भी खत्म। विश्व इतिहास ये पूरा कंप्लीट आपकी क्लास होगी। मुझे लगता है कि अब मुझे सीधे अपने सेशन पर आना चाहिए। जब हम शुरुआत इतिहास की कर रहे हैं तो पहले एक बार हमें भारत को देखना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास के अंतर्गत आप कहते हैं ना कि बर्नी क्या कहता है, इतिहास विज्ञान की रानी है। और माय डियर, आपको पता होगा कि जो हमारा इतिहास, इसके आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, भौगोलिक वो सारी परिस्थितियां यहाँ पर आएंगी। मैं अपने लेक्चर को एनसीईआरटी को आधार करते हुए एकदम टू द पॉइंट रखूंगा। और इसके बाद जब अगला आप लोगों को अगली क्लास इतिहास के कॉन्सेप्ट को दूंगा तो उसमें बड़े ब्रॉड लेवल पर मेंस लेवल को भी ध्यान में रख के चीजों को समझाएंगे। इसमें हमारा ख्याल होगा, खासतौर पे फोकस रहेगा एनसीईआरटी के साथ साथ टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसमें आपको क्या करना है, एमसीक्यूज सॉल्व करने होते हैं, यानी फैक्ट की जरूरत पड़ती कॉन्सेप्ट की। इसी बात पर आधारित ये क्लास होगी। तो मेरे भाई आइए शुरू करें। सबसे पहले आपको हम भारत का प्यारा सा नक्शा ये दिखाएं। आप परेशान मत होइए, एक एक चीज समझाने वाले हैं। एक बार केवल आप थोड़ा सा भारत दर्शन कर लीजिए। अब इस भारत दर्शन में मैं बताऊं कि ये हमारा अपना प्यारा सा भारत आपके सामने दिख रहा होगा माय डियर। जब हम इतिहास पढ़ने जा रहे हैं तो आज वर्तमान भारत की बात हम करते हैं, अर्थात 15 अगस्त 1947 के बाद जो हमारे भारत की स्थिति, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम भारत के बारे में शुरू करें तो आज वर्तमान भारत हमारा आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव भारत में मनाया जा रहा है, ये आपको मालूम होगा। सबसे पहले प्यारे से भारत को अगर आप देखिए और भारत के पड़ोसी देशों को देखिए, उससे पहले मैं बताऊं आपका कि भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसे कहते हैं इंदिरा कॉल। लोकेशन इसकी कहां पर है, लद्दाख में आप देख पाएंगे। इसी प्रकार से भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, आपका इंदिरा पॉइंट है, ये भी जानिए। इसका सबसे पश्चिमी बिंदु आपका गौर माता कहलाता है, ये आपका गुजरात में है। और सबसे पूर्वी बिंदु हमारे भारत का किबुथु नामक स्थान है, किबुथु, कमेंट बॉक्स में किबुथु लिखिए, ये अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट यहाँ पे गौर करिएगा, ये आप यहाँ पे देखेंगे तो भारत 3 तरफ जल से घिरा हुआ है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, तीनों तरफ से जल से भारत घिरा हुआ है। बाकी कन्याकुमारी आप यहाँ देख लीजिएगा, ये कन्याकुमारी आपका हो गया। ये आपका पड़ोसी श्रीलंका देख रहे होंगे, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि, आप इसे भी देख लीजिए। इसके अलावा भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा है वो कितनी है, 106 किलोमीटर लंबी है और ये लद्दाख से टच कर रही है। भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है, भारत पाकिस्तान की सीमा 3323 किलोमीटर की माय डियर ये लगती है सीमा। इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे भारत और चीन की जो सीमा है, भारत चीन की सीमा 3488 किलोमीटर की सीमा हमारी लगती है। भारत और भूटान के साथ में 699 किलोमीटर की सीमा यहाँ पर लगती माय डियर। भारत और म्यांमार की जो सीमा है 1643 किलोमीटर की है। इसी प्रकार से भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वो 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगती है। ये हमारे कुछ पड़ोसी क्या हैं, देश हैं। साथ ही साथ भारत नेपाल को कैसे भूल जाएं,
तो भारत और नेपाल की जो सीमा 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो आपके पड़ोसी देशों में कौन कौन आ गया? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ से चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये हमारे खास पड़ोसी देश हैं। इसके अलावा भारत के 4 प्रमुख शहर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नई दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु और कोलकाता। इन चारों शहरों को मिलाकर के भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज राजधानियां बनती हैं। यह देखिए 1 नंबर पर आपकी नई दिल्ली माय डियर, तो ये से कहते हैं भारत की प्रशासनिक राजधानी। भारत की प्रशासनिक राजधानी कौन है? नई दिल्ली। और नई दिल्ली किस नदी के तट पर है? तो याद रखिएगा यह जमुना नदी के तट पर है। भारत की जब हम वित्तीय राजधानी की बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र की होगी और ये उल्हास नदी के तट पर आपकी स्थित है। इसी प्रकार से भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बंगलुरु है और ये जो बंगलुरु है वृषभावती नदी के तट पर स्थित है। ऐसे डियर स्टूडेंट याद रखिएगा। भारत की सांस्कृतिक राजधानी आपकी कोलकाता है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, और ये हुगली नदी के तट पर स्थित है। ऐसे याद रखिए कि भारत का जो पूरब से पश्चिम का विस्तार है, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा जाती है, आपको पता हो गया। अब यहाँ पे एक बात और बताएं, पूरब से पश्चिम में जो भारत का विस्तार है वह 2933 किलोमीटर का है। कितना? 2933 किलोमीटर का। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार है कितना? तो 3214 किलोमीटर का विस्तार आप यहाँ से देखेंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण भौगोलिक जानकारियां थी माय डियर, आप इसे देख लीजिए। और अब हम सीधे अपने इतिहास की तरफ आ रहे हैं। एकदम टेंशन मत लीजिएगा। इतिहास में थोड़ा सा हम इसके शार्ट में नामकरण के बारे में आपको पहले बता दें, सब कुछ बताएंगे। जीरो, कोई ऐसी चीज नहीं होगी इतिहास की जो हम आपको सिखा न दें, तो बस आप धैर्यपूर्वक चीजों को करेंगे तब। सबसे पहले हम यहाँ नामकरण के इतिहास के बारे में बात करें। माय डियर, हमने ये पीपीटी क्यों यूज किया है? ताकि जो चीजें हम बताएं समझाएं वो अपनी आंखों के सामने आप देख पाएं, और इसे हम कीर्तमान एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। तो मेरे दोस्त वहां से लेके एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। 1-2 बार आपने वीडियो देखा, एक बार आपने पढ़ लिया, जो भी चीजें आपको नई लगी आपने नोट्स में बना लिया, फिर जम करके प्रैक्टिस करिए, सिलेक्शन आपका हो गया। तरीका तो यही है। अब देखिए भारत के नामकरण के लिए, तो भारत के नामकरण में मैं आपको बताऊं तो इसका एक ट्रिक याद रखिएगा। बिहार, बिहार याद है ना सबको। अब बिहार का मतलब भारत के अलग अलग नाम है। तो बी मतलब भारत, आई मतलब इंडिया, एच मतलब हिंदुस्तान, आर ए मतलब आर्यावर्त, आर फॉर रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो ये भारत के अलग अलग नामों से हम जानते हैं, और इसका ट्रिक आप बिहार याद रखिएगा। अब हम अपने इतिहास के पन्नों में चलेंगे, अभिलेखों की पंक्तियों में जरा झांकने की कोशिश करेंगे, और विद्वानों की किताबों में देखेंगे कि अलग अलग किन नाम से कहां पर भारत को संबोधित किया गया। मेरे दोस्त याद रखना। अब एक मेलुहा नाम बार बार आप सुनते होंगे, मेलुहा। जब मैं मेलुहा शब्द का बात करूंगा तो पहले ही आप जान लो कि मेलुहा का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है। मेलुहा का शाब्दिक अर्थ होता है नाविकों का देश। अब अगर आप देखिए ये जानकारी हमें कहाँ मिलती है, तो मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु क्षेत्रों के लिए जिसका शब्द का इस्तेमाल किया गया वो क्या शब्द था? तो आप बोलो सर वो मेलुहा है। कौन सा शब्द है वो? तो मेलुहा हो गया। इसी प्रकार से आपने सुना होगा हमारे देश का नाम ब्रह्मर्षि भी है। तो ब्रह्मर्षि देश का जिक्र कहाँ पे आता है जी? तो जब ब्रह्मर्षि की बात करता हूं तो इसका ब्रह्मर्षि देश का हमारे पास जो पहला साहित्यिक प्रमाण है वह पाणिनि की अष्टाध्यायी है। जब मैं महाराज मनु की मनुस्मृति की बात करता हूं तो ब्रह्मर्षि देश किसको कहते हैं? गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है उसी को मनु क्या कहते हैं? ब्रह्मर्षि देश के नाम से वो उसको संबोधित करते हैं मेरे भाई। अब आर्यावर्त, आर्यावर्त भारत खंडे, आर्यावर्त शब्द का इस्तेमाल। तो जब हम मनुस्मृति के आधार पर देखते हैं तो मनुस्मृति के आधार पर जो हिमालय और विंध्याचल का क्षेत्र है वो कौन सा है? आर्यावर्त का। जम्बू द्वीप शब्द आपने सुना होगा, जम्बू द्वीप भारत खंडे, इसका मतलब है जामुन वृक्षों का देश। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? अशोक के अभिलेखों में जम्बू द्वीप शब्द का इस्तेमाल है और अग्नि पुराण में भी है। इसी प्रकार से हिंद और हिंदुस्तान किसने कहा? तो फारसी शासकों के द्वारा सिंध क्षेत्र को हिंद कहा गया और उसी हिंद से आगे हिंदुस्तान और हिंदू बन जाएंगे। अब सवाल है भारतवर्ष। तो भारतवर्ष का पहला अभिलेखी साक्ष्य खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है जिसमें भारतवर्ष शब्द का इस्तेमाल किया गया है।
जिसका मतलब हम भारतवर्ष समझते हैं। तो फिर इंडिया, अब इंडिया की जब बात करता हूं तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा आपको कि इंडिया, यूनानी एक इतिहासकार है हेरोडोटस के द्वारा हिंद शब्द के लिए इसका इस्तेमाल किया गया, या इंडस शब्द कह लिया जाए। इंडिया नाम किसने दिया है? यूनानियों ने। इंडिया नाम किसने दिया है? यूनानियों ने दिया है। इसका भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, अब हम थोड़ी आगे आपको बढ़ाएंगे। इस भारत के नामकरण का थोड़ा संक्षेप में हम आपको कुछ विवरण दे दें, तब हम चलेंगे आपके साथ आगे। अब विवरण के लिए हो जाइए तैयार। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे आर्यों की भूमि होने के कारण इसको क्या कहा गया? आर्यावर्त। तो ऋग्वेद में, ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण में, और साथ ही साथ दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर भी इस देश का नाम भारत पड़ा, ऐसा विवरण मिलता है। विभिन्न ग्रंथों में, विभिन्न स्रोतों में जो अलग अलग नाम बताए गए, एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए, सब याद रखने की जरूरत नहीं है, बस पहले प्रसंग आप सुन लीजिए। शुरुआत में ही बिहार ट्रिक बता चुका हूं, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए वायु पुराण में क्या कहा जा रहा है? हिमवर्ष। और विष्णु पुराण में इसको भारतवर्ष कहा गया। बौद्ध ग्रंथों में इसलिए जम्बूद्वीप शब्द, अलबरूनी के लेखों में हिंद और हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया गया। जो चीजें अभी हमने शार्ट में कराई उसी को डिटेल देखिएगा। इसी प्रकार में एक ससानी सम्राट शाहपुर प्रथम का नक्श ए रुस्तम अभिलेख है, जिसमें हिंदुस्तान नाम का उल्लेख मिलेगा। पर्शिया का मतलब आधुनिक ईरान के लोगों ने सबसे पहले सिंधु घाटी के क्षेत्रों में प्रवेश किया, और ये लोग सिंधु सिंधु को शाह की जगह हा इस्तेमाल करते थे, हिंदू कहने लगे, और यहाँ के निवासियों के लिए हिंदू और देश को हिंदुस्तान नाम इनके द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? फारसी या ईरानियों के द्वारा। जब ह्वेनसांग की बात करता हूं तो ह्वेनसांग ने भारत के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो इंतु है, और इंतु कई बार आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है, सो इसे आप इंपॉर्टेंट करके ध्यान में रखिएगा। भारत द्वीप के लिए कई बार आप पंच भारत शब्द का इस्तेमाल भी पाते हैं, और इंडिया मूल रूप से इंडस नदी से लिया गया। हिंदू शब्द सिंध फारसी का रूपांतरण है। आइए भारतीय संविधान की बात करें तो हमारे संविधान में भारत शब्द का इस्तेमाल कितनी बार किया गया? तो 475 बार। और भारतीय शब्द कितनी बार आया? तो ये 57 बार इसका जिक्र हुआ है। याद रखिएगा, ऋग्वेद में हिंदू शब्द का कोई उल्लेख नहीं मिलता। अब मैं अगर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 देखूंगा तो अनुच्छेद 1 में कहा गया इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, स्पष्ट रूप से लिखा गया। मेरे दोस्त, ये कहानी थी भारत के नामकरण की। ठीक है, समझ आ रहा है अच्छे से? कोई परेशानी तो नहीं है ना? ठीक है, थोड़ा कमेंट में आप लोग पूरा कमेंट भर दीजिएगा, सब चीज समझ में आई, खास खास तत्वों का, नामों का, संविधान में कितनी बार इसका जिक्र आया, भारत का, भारती का। तो मुझे लगेगा कि आपने कितना सीरियस होकर पढ़ा है। और ये पहली क्लास इस बात को निर्भर करेगी कि हमें यहाँ से लेके वर्ड हिस्ट्री तक कितने शानदार तरीके से अपनी चीजों को प्रेजेंट करना है। जितने शानदार तरीके से आप पढ़ेंगे, प्यारे से आपके कमेंट्स रहेंगे, आपकी कंटिन्यू क्लासेस जारी रहेंगी। हमारी व्यस्तता आप अच्छे से जानते हैं, बहुत व्यस्त हैं, लेकिन एक शर्त अगर हमने कहा है तो हम काम करते जरूर हैं आपके लिए। माय डियर, आपको पता है इस चैनल पर सारी चीजें फ्री है, केवल आपको पढ़ना है और अपने जरूरतमंद दोस्तों को चैनल के बारे में बता देना, जो कि आप लोग करते हो, फिर भी एक बार हमने कह दिया है। चलेंगे थोड़ा सा आगे की बात करेंगे आपके लिए। एक शब्द आप बार बार देखते हो, बृहत्तर भारत या ग्रेटर इंडिया शब्द का इस्तेमाल आपके सामने आता है। जब भी कोई ग्रेटर इंडिया शब्द बोलता है तो आप क्या समझते हो? आपको ये समझना चाहिए पहली बात कि इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन करता है? तो राधा कुमुद मुखर्जी ने, और इनकी किताब थी सिविलाइजेशन। इसी किताब में इन्होंने बृहत्तर भारत शब्द का इस्तेमाल किया। यहाँ जानिए कि बृहत्तर भारत का मतलब है भारत से बाहर भारतीय संस्कृति का प्रसार कहाँ हुआ? मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों जैसे बर्मा, कंबोडिया, जावा, मलाया, ये सब बृहत्तर भारत कहते हैं। जो हमारा भूभाग तो हमारे पास नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक तौर पर वो हमारे हिस्से में आते हैं। हमारे धर्म इत्यादि की बहुत सारी बातें वहां प्रचारित और प्रसारित की गई हैं। ये हो गया बृहत्तर भारत। मेरे भाई, यहाँ पे एक थोड़ा सा महत्वपूर्ण चीज लेगी तो हमने आपके लिए ऐसे दे दिया यहाँ पे कि आप देखिए, अगर आप बात करेंगे भागवत पुराण की और ब्रह्म पुराण की, तो वहां विश्व के 7 द्वीपों का नाम लिया गया। थोड़ा सा आप इसे जान लीजिएगा, और ये एनसीईआरटी क्लास 12 की किताब में है।
ये जो अभी मैं दिखा रहा हूं आपको, भगवत पुराण ब्रह्म पुराण के अनुसार विश्व के 7 महाद्वीप कौन से हैं, थोड़ा एक बार आप इसे सुन लीजिए, समझ लीजिए। सबसे पहला तो आपका जम्बू द्वीप हो गया, जामुनों की भूमि, एशिया अर्थात ये भारत के लिए इस्तेमाल किया गया। कुश भूमि, घास की भूमि, किसको कहा गया जी, तो ये आपका इंडोनेशिया, फिलीपींस और ओशिनिया के लिए है। प्लस ये क्या, प्लक्ष द्वीप, अंजीर वृक्षों की भूमि, किसको कहा गया है, दक्षिण अमेरिका को, साउथ अमेरिका को। इसी प्रकार से पुष्कर द्वीप के नाम से झीलों की भूमि किसे कहा गया, तो अफ्रीका को याद रखना। सालमली द्वीप की बात करूंगा, रेशे वृक्षों वाली भूमि ऑस्ट्रेलिया को कहा गया। और क्रॉच द्वीप कहा गया है, क्रॉच पक्षियों की भूमि, उत्तरी अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप वाला। शक यानी श्वेत भूमि, वृक्षों की भूमि, ये यूरोप को कहा गया। तो हमारे भागवत पुराण और ब्रह्म पुराण में एनसीईआरटी के हिसाब से ये 7 क्या है, विश्व के द्वीप हैं। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद जो हमारे नामकरण है उसका प्रमाण के लिए, तो ये इसका जो स्रोत है क्या क्या है, हेरोडोटस के हिसाब से इंडिया कहा गया, तो हेरोडोटस ने इसको इंडिया बोला। मतलब हेरोडोटस का मतलब हमारे यूनानी से यहाँ पे है, हालांकि इस शब्द का इस्तेमाल हिस्टोरिका में हेरोडोटस करता है, इस नाते यहाँ दिया गया। अब हमारे जो नामकरण का स्रोत है भारत के लिए, बाइबिल में क्या शब्दावली मिलेगी, होडू। मेगास्थनीज ने इसे क्या कहा, इंडिके। और मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है, याद रखिएगा, मेगास्थनीज को क्या कहा जाता है, भारतीय इतिहास का पिता। भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, मेगास्थनीज को, जो कि एक विदेशी है। और हेरोडोटस को आप सब जानते हैं, इसको इतिहास का पिता कहा जाता है। तो दोनों शब्दों में कंफ्यूज मत होना, ये हो गए इतिहास का पिता। इसी प्रकार से पुरातत्व का पिता कौन है, तो आपका सर कनिंघम है। और भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जनक कौन है, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट हो जाएंगे। अब ध्यान रखिएगा, हमारे देश को अरसास में जम्बूद्वीप और एरियन स्ट्रैबो याद हो अगर, तो एरियन ने इंडोई या इंडो कहा। हसन निजामी ने इसको हिंद बोला। आईने अकबरी में हिंदुस्तान लिखा गया। और विष्णु पुराण में भारतम या भारतवर्ष शब्द का जिक्र किया गया है। तो जो नाम हम लोगों ने पीछे चर्चा की, उनका स्रोत क्या था, ये आपने देख लिया है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बात थी। मेरे दोस्त, जब आगे बढ़ेंगे, मोटी मोटा हमने आपके लिए यहाँ पे एक दे रखा है कि किस क्षेत्र के अंतर्गत, मोटी मोटा आपको एक बात दे रखी है हमने कि किस क्षेत्र के अंतर्गत आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो हम पूरा इतिहास पढ़ेंगे उसका शासन क्रम हमने मोटी मोटा लिया कि हम पहले मौर्य साम्राज्य पढ़ने वाले हैं। मौर्य साम्राज्य जिसकी यात्रा आपको पता है शुरू होनी है, किससे शुरू होनी है, चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू होगा ये। और हम चलेंगे आगे। देखिए, अब इसका मतलब ये नहीं कि हम पहले का नहीं पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे। प्रमुख शासन क्रम केवल हम आपको बता रहे हैं जहां से ऐतिहासिक खासतौर पे शुरू हो रहा है, जबकि वो 6ठी शताब्दी से ही शुरू हो गया था। फिर हम दूसरी बात करेंगे दिल्ली सल्तनत, जो कि शुरू होगी कुतुबुद्दीन ऐबक से 1526 से लेके 1206 तक का, सॉरी इसमें उल्टा लिख दिया है, 1206 से लेके 1526 का समय हम यहाँ पे लेंगे। 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी का समय हमारा सल्तनत काल के संदर्भ में जाने वाला है। कुतुबुद्दीन ऐबक से यात्रा शुरू होगी और इब्राहिम लोदी तक आके समाप्त हो जाएगी। जब हम मुगल वंश की बात करेंगे मेरे साथियों, 1526 से लेकर 1707, तो ये यात्रा किसके नाम से शुरू होगी, बाबर के नाम से शुरू होगी। और बहादुर शाह जफर पर आकर के मुगलों का अंत देखने को मिलेगा। अंग्रेजी शासन की शुरुआत हम सामान्यतः 1707 से 1947 ले रहे हैं। वैसे हमें यहाँ पे सामान्यतः 1707 का मतलब समझ गए, औरंगजेब की मृत्यु होना, बहादुर शाह जफर का आना, अंग्रेजों का धीरे धीरे बढ़ना, इनकी धमाकेदार उपस्थिति, 1757 प्लासी का युद्ध, फिर बेदर्रा का युद्ध, वांडीवास का युद्ध होना, और फिर अंततः इलाहाबाद की संधि के माध्यम से इनको दीवानी का मिलना, और फिर बढ़ते बढ़ते देश पर कब्जा कर लेना, और अंततः माउंटबेटन के द्वारा, यानी जो यात्रा कहीं कहीं क्लाइव से शुरू हुई थी, माउंटबेटन पर आकर समाप्त हो जाएगी मेरे साथियों। और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होगा। अब आप देखिए, विकसित भारत का जो सपना है, विकसित भारत का सपना 1947 से लेके 2047, ये 100 साल की यात्रा। अचानक हमने विकसित भारत क्यों बोली, क्योंकि हमारी वर्तमान मोदी सरकार ने एक नारा दिया है कि हम भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। अब वो कैसे बनाएंगे, उनका रोड मैप आप देखिए, करिए। हम क्लास में हैं तो सरकार ने जो कहा उसे सत्य मानते हुए आप तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। एक बात यहां तक होगी मेरे भाई,
इसके बाद थोड़ा सा इतिहास क्या संक्षेप में हम बता लें आपको। अब इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री के बारे में बात करता हूं। जब मैं व्हाट इज हिस्ट्री कहूंगा तो हिस्ट्री क्या है मेरे दोस्त, यह यूनानी यानी ग्रीक शब्द हिस्टोरिका से लिया गया है, जिसका मतलब है अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान, है ना। इतिहास क्या है, अतीत का अध्ययन है जो लिखित दस्तावेजों में वर्णित है। देखिए इतिहास इतनी आसानी से नहीं, मैं आपके काम की चीज जो एनसीईआरटी में दी गई उतनी बता रहा हूँ, बाकी इतिहास क्या है इस पे कम से कम 16-17 घंटे की क्लासेस हो सकती माय डियर, है ना। लेकिन यहाँ पे आपके काम की बातें केवल क्रीम सार सार मतलब समरी लेके आया हूं ना, तो उतना आप सुन लीजिएगा। लेकिन एक इतिहासकार हैं ब्रिटेन के जिनका नाम है E.H. कार, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जी, क्या लिखा था, व्हाट इज हिस्ट्री। इसमें इन्होंने इतिहास की परिभाषा दी है। क्या परिभाषा दी है, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच में एक अंतहीन संवाद है, थोड़ा इसे ध्यान रखिएगा। अब अगर हम देखें हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन करेगा, हेरोडोटस के द्वारा किया जाएगा। द हिस्ट्रीज या हिस्टोरिका नामक उसकी पुस्तक है, ऐसा करने वाले ये पहले व्यक्ति है। यहां मैं बताता चलूं कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, लेकिन इनका पिता पहले किसने कहा, तो प्राचीन रोम के एक दार्शनिक थे जिनका नाम था मार्क्स सिसरो। क्या नाम था, मार्क्स सिसरो ने ही सबसे पहले इनको इतिहास का पिता कहा हुआ है, फिर वो तो परंपरा आ गई। अभी मैंने पीछे बताया था आपको भारतीय इतिहास का पिता मेगास्थनीज को कहा जाता है, ये भी आपने जान लिया। और यहाँ प्रागैतिहासिक यानी प्री हिस्टोरी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है, तो डेनियल विल्सन ने किया। कब किया, तो 1851 में किया है पुरातात्विक दृष्टिकोण से। 1861 में देख लीजिएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कौन है, चार्ल्स कैनिंग की सहायता से सर अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में स्थापित हुआ। और इसके पहले महानिदेशक भी कौन बने, अलेक्जेंडर कनिंघम। और इनको कहा जाता है भारतीय पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। फिर याद दिला दें भारतीय प्रागैतिहास का जब जनक कहेगा, ये देखिए पुरातत्व है तो कनिंघम है, लेकिन भारतीय प्रागैतिहास का जनक कहेगा तो रॉबर्ट ब्रुसफुट, जिन्होंने 1863 में मद्रास के पल्वरम से क्या किया था, खोज किया था पाषाण उपकरणों की। इतिहास के प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक विभाजन का उपयोग सबसे पहले इटली के पुनर्जागरण विद्वान लियोनार्डो ब्रूनी के द्वारा किया गया और साथ दिया फ्लोवियो बियोंडो के द्वारा। जर्मनी के इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलारियस ने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और नए काल में विभाजित करके इसको लोकप्रिय बनाया और ये इनका त्रिपक्षीय विभाजन कहलाता। क्या, प्राचीन, मध्यकालीन और न्यू पीरियड या नया काल। थोड़ा सा इतिहास का विभाजन एक सेकंड में आप समझ लेंगे। एक आपका इतिहास के विभाजन में क्या आएगा भाई, प्रागैतिहासिक काल, जिसका पुरातात्विक साक्ष्य क्या हमारे पास है, उपलब्ध है, इसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जैसे पाषाण काल की सारी सभ्यताएं, ताम्र पाषाण काल की सारी सभ्यताएं इसमें आएंगी। तो एक प्रागैतिहासिक काल हो गया, दूसरा आपका आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा आपका ऐतिहासिक काल। जब हम आद्य ऐतिहासिक काल की बात करेंगे तो इसका जो इतिहास जानकारी का स्रोत है पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर है। इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध लेकिन पढ़े नहीं जा सके, यानी वो अपठित है माय डियर। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता। अगर हम बात करेंगे ऐतिहासिक काल की तो इसका पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, उसको पढ़ा भी जा चुका है और ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से आपका प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ से आपका ऐतिहासिक काल आएगा, लेकिन वर्तमान समय तक का पूरा काल आपका ऐतिहासिक होगा। मेरे दोस्त आज के लेक्चर में हमने इतना ही रखा है। अब कल जब आपसे मिलेंगे तो कल आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बताएंगे। अब ये प्रागैतिहासिक काल अभी शुरू नहीं करेंगे, अभी तो हमें आपको बताना है चारों, रामायण क्या, महाभारत क्या होगा, कालों का विभाजन कैसे होगा, विभिन्न प्रकार के कैलेंडर क्या हैं। इतिहास का जब बेस आपने पढ़ लिया, निचोड़ पढ़ लिया है ना, तो सवाल कहीं से आए तब आप ये नहीं कहेंगे सर 125 मेरे 104 105 सही, सीधे कहेंगे 115 118 120 सही हैं। और ये असंभव नहीं है अगर आपने ईमानदारी से काम किया है तो। अब देखिए अगर आपने कुछ चीजों को अच्छे से कर लिया, जैसे कई बार ये कहा जाता है कि अगर कुछ हम ट्रिक की बात करें, खास खास जगहों पर, ज्यादा नहीं थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अगर अभी आपसे कह दे कोई कि भाई मुझे एक बात बताओ, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से, फटाक से कमेंट करो। अब अगर आप में से बहुत सारे लोग जैन धर्म के त्रिरत्न बताना है, बौद्ध धर्म में भी है, अगर मैं जैन त्रिरत्न की बात कर दूं तो आप में से कितने लोग KFC में खाना पीना खाने गए होंगे। तो KFC याद हो गया काम आपका। K फॉर नॉलेज, सम्यक ज्ञान हो जाएगा, K फॉर नॉलेज सम्यक ज्ञान हो जाएगा। F फॉर फेथ होता है, आगे सब बड़ी डिटेल में लिख लिख के समझाऊं, बस आपको याद दिला दिया। F फॉर फेथ हो जाएगा।
फेथ का मतलब है सम्यक दर्शन हो जाएगा, अस्सी फॉर आपका क्या हो जाएगा, आचरण हो जाएगा, यानी कंडक्ट हो जाएगा, आचरण हो जाएगा। तो अगर आपने केवल इतना सा ध्यान रख दिया कि जैन रत्न चलो यार केएफसी चलें, हो गया आपका काम। इसी प्रकार से सोचिए कि कई बार लोगों को डाउट होता है, क्या डाउट होता है, श्वेतांबर और दिगंबर का। छोटी सी बात याद रखना, क्या याद रखना, मगध में, क्या याद रखना, मगध में स्थूल, स्थूल भाव, स्थूल भद्र याद है ना, मथल मगध में स्थूल, यानी स्थूल का मतलब भारी होता है, भारी होकर बैठे रहे, भारी होकर बैठे बैठे रहे और सफेद कपड़े पहने, बैठे रहे और सफेद कपड़े पहने, और सफेद कपड़े पहने, तथा जो भाग गए वो नंगे, तथा जो भाग गए, जो भाग गए मतलब भद्रबाहु, भाग गए वो भद्र, भाग गए वो भद्र लोग, वो भद्र लोग नंगे, दिगंबर, दिगंबर हो गए, दिगंबर हो गए। अब थोड़ा सा देख लीजिए जल्दी से, यानी भद्रबाहु के नेतृत्व में जो लोग हैं वो सफेद वस्त्र धारण करेंगे, श्वेतांबर कहलाएंगे, और दक्षिण भारत में भद्रबाहु के साथ जो लोग गए वो वस्त्र का त्याग करेंगे और दिगंबर कहलाएंगे। माय डियर, इसी प्रकार से अब देखिए क्या कहते हैं, पाव, जैन की जो संगीतियां होती हैं, पहली पाटलिपुत्र, दूसरा वल्लभी, पाव रोटी खाते हो पाव, मैं ये सब समझा दूंगा। इसके बाद में बहुत चीजें ऐसी आनी हैं कि पूछा जाएगा मौर्यों के आगमन के पहले के राज कौन से हैं, हसीन, हसीन का मतलब यहाँ पे याद रखना यच यस यन, हरियंक वंश, शिशुनाग वंश, नंदवंश आपके पास आएगा। इसी प्रकार से अगर कई बार आप लोगों से जब कोई पूछ लेता है, मुझे एक बात बता दीजिएगा आप लोग कि हर्षवर्धन में कौन कौन से ग्रंथों की रचना की है, तो 3 ग्रंथों की रचना की है। रेलवे का PNR स्टेटस याद है, PNR स्टेटस, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। तो मैं कुल मिला के कहना चाहता हूँ मेरे साथियों कि आप टेंशन मत करना, एक एक चीज़ आपकी बहुत विस्तार से मैं कराऊंगा। ये सेशन आपका डेली कोशिश हमारी होगी कि 9:30 बजे रात को आपको ये वीडियो रोज़ मिले। आप लोग सभी लोग इसको अच्छे से देखिए, पढ़िए, कमेंट करिएगा। और बाकी आपको रोज़ की तरह पता है कि आपकी जो लाइव क्लासेज हैं कीर्तिमान एकेडमी पर शाम को 7 बजे आपकी प्रैक्टिस होगी। कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल पर आपकी इतिहास की क्लास रात 10:15 पर होती है, तो आप यहाँ आके प्रैक्टिस करें। फिर से याद दिला दें, प्रैक्टिस हमेशा हम आपकी लाइव कराएंगे और क्लास वीडियो भेजेंगे ताकि आप अच्छे से कर पाएँ। आज का सेशन जैसा भी लगा हो ईमानदारी से कमेंट करिएगा। फिर आपसे मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिएगा। नमस्कार।